बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ, ये पाठ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस कविता का भावार्थ समझाया था, कठिन शब्दों के अर्थ समझाए थे और आपको पूरे कविता का काव्य सौंदर्य भी समझाया था। काव्य सौंदर्य का मतलब उस कविता में क्या सुंदरता है, सारांश के रूप में मैं आपको उसका सारांश इस प्रकार समझा देती हूँ कि एक नन्ही सी बच्ची है जो बड़ी नहीं होना चाहती। वो ये चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं और माँ के हाथों का जो सुख होता है उसे प्राप्त करती रहूं। तो इस कविता में एक नन्ही बच्ची जो है चाहती है कि सदैव माँ उसकी उंगली पकड़ाकर उसके साथ साथ चले, उंगली पकड़कर चले, आंचल पकड़ाए रखे, अपने हाथ से नहलाए धुलाए और उसको खेलने के लिए खिलौने, माँ की गोद में बैठ के वो चंद्रोदय देखे। ये सारी चीजें कविता में बताई गई हैं, जिसको कि मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में भावार्थ के रूप में आपको पढ़ाया है। और आज की बारी है इस पाठ में, पाठ के पीछे जो प्रश्नोत्तर हैं कविता से और कविता से आगे, मैं वो आपको कराऊं। तो मैं एक एक प्रश्न पढ़ूंगी और फिर इसके उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको पढ़ के समझाऊंगी। आप भी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए। तो बारी आती है अब प्रश्नों को समझाने की। तो मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। पहला प्रश्न है कविता से, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। इसका उत्तर यहाँ पर बच्चों ऐसे है कि कवि छोटे होने की कल्पना, ध्यान से देखिएगा, कवि छोटे होने की कल्पना इसलिए करता है ताकि बच्ची को माँ का प्यार, दुलार, साथ, खिलौने आदि लंबे समय तक मिलते रहें। वह माँ से अनेक प्रकार की कहानियां भी सुन सके। देखिए मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, आप भी अपनी कॉपी पर लिखिए इस प्रश्न के उत्तर को। तो मैंने इसको समझा दिया, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। अगर आपको पढ़ने में कोई कठिनाई हो तो वो चीज समझ में आ जाएगी। कवि छोटे होने की कल्पना इसलिए करता है ताकि बच्ची को माँ का प्यार, दुलार, साथ, खिलौने आदि लंबे समय तक मिलते रहें। वह माँ से अनेक प्रकार की कहानियां भी सुन सके। तो ये हुआ आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर, जिसमें प्रश्न में था कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। अब बारी आती है दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न को मैं पढ़ती हूँ। दूसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं, ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो छोटे बना रहना तो सभी को पसंद आता है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आता होगा कि छोटे बने रहने में बहुत फायदे हैं। माँ का प्यार पूरे टाइम मिलता है। आप माँ की गोद में सो सकते हो, माँ के हाथ से खाना खा सकते हो, और जो सुख माँ की गोद में है दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यही बात कवि ने बताई है। और साथ में एक प्रश्न का आधा हिस्सा ये जोड़ा है कि तुम क्या सोचते हो, यानी कि क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करो, क्या तुम्हें भी छोटा बना रहना पसंद है। यही बात वो यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो सभी को पसंद होगा, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद होगा। तो मैं इसका उत्तर समझाती हूँ। तो इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात का। कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं इसलिए कहा गया है ताकि बच्ची को माँ का प्यार,
अधिक समय तक मिल सके। उसे लगता है कि बड़ी होने पर माँ का प्यार कम हो जाता है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी छोटी बनी रहूं और माँ के प्यार से वंचित न रहूं। कहने का तात्पर्य बच्ची जो है वो अपनी कल्पना भी साथ में जोड़ती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बड़ी हूं ना कभी, और मैं हमेशा छोटी बनी रहूं ताकि मुझे जीवन पर्यंत माँ का प्यार मिले, मैं माँ के प्यार से कभी भी वंचित ना हूं। तो यहाँ पर यही कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रश्न संख्या 3 मैं समझाने चल रही हूं। मैं पहले प्रश्न पढ़ूंगी। प्रश्न है तीसरा, हाथ पकड़, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब यहां पर ये इसका उत्तर जो होगा वो होगा कि इसका आशय है कि बच्ची जो रहती है, इसका अर्थ जो मैंने आपको कल बताया था वही लिखना है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कहती है कि अगर मैं बड़ी हो गई तो माँ तो फिर हाथ पकड़ना छोड़ देगी, आंचल पकड़ाना छोड़ देगी, और क्या वो जब वो बड़ी हो जाएगी तो सदा जो अभी दिन रात हमारे साथ हाथ पकड़ पकड़ कर चलती है फिर वो चीजें वो छोड़ देगी। हमारा काम हम खुद करेंगे, यानी बच्ची का अपना काम खुद करेगी, अपने से नहाएगी, अपने से धोएगी, अपने से खाएगी, ये सारी चीजें बच्ची करेगी। तो यहाँ पर यही तो कहा है कि बच्ची जो है वो चाहती है कि बड़ी ना हो, और अगर बड़ी हो गई तो माँ फिर हाथ छोड़ देगी, वो कहेगी कि तुम अपना काम खुद करने लायक हो गई हो। तो इसी आशय को यहाँ स्पष्ट करना है। अपनी छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? तो मैं पहले आपको समझा दूं, इसका आशय समझा दूं ताकि आप आशय लिख सकें कि बच्ची क्या कहती। मैंने यहां लिखा, इस कविता में बच्ची माँ से कहती है कि वह सदा छोटी ही बनी रहना चाहती है, जिससे सदैव माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, और बड़ी हो जाएगी तो माँ का साथ छूट जाएगा, माँ का हाथ पकड़कर नहीं चलेगी। यहां दिखाई दे रहा होगा आपको। अतः लड़की हमेशा का साथ चाहती है, वो ये नहीं चाहती है कि वो किसी भी तरीके से माँ का जो साथ है वो छोड़े। तो यही बात कहा गया है। मैं बढ़ती हूँ अब चौथे प्रश्न की तरफ, आपको चौथा प्रश्न समझाऊंगी। अपनी छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? छोटे पे सभी बच्चे माँ के बहुत करीब होते हैं, माँ एक पल भी उन्हें छोड़ के नहीं रह सकती और न बच्चे रह सकते हैं। इसी चीज को बताया गया कि छोटेपन में सब करीब है। माँ के हाथ से नहाना, धोना, खाना पीना, माँ के साथ सोना, माँ के साथ उठना, सब कुछ बच्चा माँ पर ही आधारित होता है। तो यही चीज का है। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर आप ऐसे लिखिए कि माँ की गोदी में सोना, माँ का आंचल पकड़कर फिरना, माँ के हाथों से खाना, नहाना, धोना, सजना, संवरना, कहानियां सुनना, इस कविता में नजदीकियों की स्थिति है। यानी माँ के हाथ से नहाना, धोना, खाना, सजाना, बाल बांधना, कपड़े पहनाना, मुंह धुलाना, ये सारा काम जो है यही कहानी में, इस कविता में नजदीकियों के रूप में कहा गया है। तो आपको मैंने ये 4 प्रश्न यहाँ लिखे हैं बच्चे, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ती हूँ आगे के प्रश्न पर और इसका 5वां प्रश्न आपको समझाती हूँ।
कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात की गई है और क्यों? तो कविता में माता के आंचल में छिपे रहने की बात की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि वो माँ की गोदी छोड़कर कहीं बच्चा सुख नहीं पाता, वो माँ के आंचल में ही सुख पाता है। उसे ये लगता है कि बस माँ के साथ ही जीवन गुजर जाए, इसलिए वो माँ के आंचल को छोड़कर कहीं भी उसे चैन नहीं आता। माँ की गोद में ही स्वर्ग का सुख है, इसलिए बच्चा जो है वो माँ से की गोदी में, माँ की छाया में ही छिपा रहना चाहता है। अब मैं बढ़ती हूँ कविता से प्रश्न की तरफ। उन प्रश्नों में बच्चों, अगर कोई प्रश्न आपको लिखाने लायक होगा तो मैं इसको यहाँ लिखूंगी, और जो समझाने लायक है मैं उसे समझाती हूँ, आप उसे अपनी कॉपी पर समझकर लिखिए। तो बच्चों, इसका पहला प्रश्न है जो कविता से आगे का, वो है तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है। अब ये बात तो बच्चे आप खुद ही जानते होंगे, आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती है। आपको सुबह नहलाती है, धुलाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, आपका टिफिन बनाती है, आपका लौट के आने के बाद आपका दोपहर का खाना बनाती है, आपके जाने के बाद आपके घर की सफाई करती है, आपके बिस्तर, आपके कपड़ों को सहेजती है, और शाम के लिए फिर तैयार करती है कि मेरा बच्चा स्कूल से लौट के आएगा तो क्या खाएगा, सारी चीज़ें। और रात को आपको बना खिला के आपको लोरियां सुनाती है, आपको कहानी सुनाती है, तब कहीं वो खुद सोती है। तो ये सारे काम करती है और आप खुद देखते होंगे, तो इसको आप पॉइंट आउट करके 1 2 3 4 करके आपकी माँ जो जो करती है आप खुद जानते हैं, उसको आप अपने उत्तर में लिखिए। तो मैं बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगर समझाने लायक होगा तो मैं सिर्फ समझा दूंगी, आप खुद से लिखिएगा, और अगर लिखने लायक होगा तो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख दूंगी। तो इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है। बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है, छलने का मतलब धोखा देती है। अब जब बच्चा जन्म लेता है, बहुत छोटा होता है, तो माँ उसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना सब कुछ करती है, एक एक निवाला अपने हाथ से मुंह में डालती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ क्या करती है, धीरे धीरे एक एक काम की आदत उसकी डालती है। सबसे पहले कहेगी, अगर बच्चा अपना बैग लगा लो, फिर कहेगी अपना बॉटल उठा के अपने बैग में रख लो, शूज अपने पहन लो, फिर कहेगी अपना, अगर और थोड़ा समझदार हो गया तो कहेगा अपना यूनिफॉर्म आप पहन लो। इस तरीके से एक एक काम को वो आपको सिखाती है। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होती है और वो एक एक काम को बच्चे का छोड़ती है, ताकि वो बड़ा होकर एक एक काम करना सीख जाए। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि बच्ची जो है इस चीज को छलने के अर्थ में ली है, कि वो माँ जो है कामों को छोड़कर बच्चे को छलती है, धोखा देती है। वो ये कहती है कि मैं अब तुम्हारे काम नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कि माँ काम को छोड़ देती है ये कह के कि तुम अपना काम खुद करो, बल्कि वो आपको सिखाना चाहती है, आपको ये सिखाना चाहती है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपने कामों को खुद करो। इसी चीज को यहाँ पर छलना शब्द प्रयोग किया गया है। यद्यपि छलना शब्द का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है धोखा देना। तो माँ धोखा नहीं देती, बल्कि आपको कामों का अभ्यास कराती है, आपको ये सिखाती है कि आप अपने कामों को करना कैसे सीखें। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। अब मैं बढ़ती हूँ बच्चों तीसरे प्रश्न की तरफ। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो बच्चे, आप तो सारी चीजें जानते ही हैं, आप लोग ये जानते हैं कि आपके लिए बच्चे माँ क्या क्या आपके लिए करती है। तो माँ आपको क्या क्या करती है सवेरे उठने पे, जब आप बहुत छोटे क्लास के बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या क्या करती है।
उनको ब्रश भी कराएगी, उनको नहलाएगी, उनको धुलाएगी, उनको यूनिफॉर्म पहनाती है, कपड़े पहनाती है, कपड़े सहेजती है, शूज पहनाएगी, जूते पहनाएगी, बाल संवारेगी और फिर आपको नाश्ता कराएगी, दूध पिलाएगी, गोद में सुलाती, सब कुछ तो करती है माँ। तो आप उन कामों को खुद गिना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न खुद अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में क्या लिखा जाएगा। इसीलिए मैंने आपको संक्षेप में इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको बोल के समझा दिया है। अब मैंने आपको यहां से कविता से जो प्रश्न है वो समझाए और कविता से आगे के प्रश्नों को भी मैंने समझाया कि कविता से आगे के प्रश्नों में क्या लिखा जाएगा। जो जरूरी प्रश्न थे वो तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे खुद ही लिख दिए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। और उसके साथ ही कविता से और कविता के आगे के प्रश्न के बाद कुछ प्रश्न और इसमें दिए हैं अन्य प्रश्न के रूप में, मैं उसे भी पढ़ती हूँ, उसमें भी जो समझाने लायक चीजें हैं मैं समझा दूंगी। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ दूं। कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। तो बच्चों ये चीज तो मैंने आपको पिछले 2 प्रश्नों में, अभी ऊपर के 2 प्रश्नों में समझाया है कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या काम करती है। ये आपसे भी छुपा नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया है। और साथ का तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये प्रश्न का हिस्सा जो है बच्चों बहुत अच्छा है। अगर माँ आपकी आपके लिए बहुत सारे काम करती है तो आप माँ के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। आपको क्या कभी ऐसा लगता है कि माँ तो हमारे लिए रात दिन काम करती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती है, तो हमें भी माँ के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कल्पना कीजिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो रात दिन माँ आपकी काम करती है उस माँ के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप सोचिए क्या कर सकते हैं। बताने को तो मैं अभी बता दूं तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे पता था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप अपनी माँ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको सोचिए कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो आपको लगता है कि माँ के लिए करेंगे तो माँ खुश होगी। माँ को प्रसन्न करने के लिए भी तो कुछ काम आपको करने चाहिए। तो बच्चों यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको भी माँ के लिए कुछ काम करने चाहिए। अब आप सोचिए, विचार करिए कैसे कौन से काम हैं जो आप करेंगे तो आपकी माँ खुश होगी। तो आप उसी को 2 से 3 पॉइंट में नीचे डाल के 1 2 3 करके लिखिए। फिर मैं बढ़ती हूँ, अब आगे के प्रश्न को पढ़ूंगी, फिर उसे आपको समझाऊंगी। अन्य प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न है वो है बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा जाता है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है। तो बच्ची तो इस कविता में इसीलिए छोटी बनी रहना चाहती है कि उसे माँ का दुलार मिलता रहे। उसे ये पता है कि अगर वो बड़ी हो गई तो माँ का दुलार कम हो जाएगा, माँ उसे प्यार करना कम कर देगी। ऐसा है नहीं, माँ किसी अपने बच्चे को प्यार करना कम नहीं करती, लेकिन जो काम आपके बहुत छोटे होने पे माँ आपके लिए करती थी, जैसे आपको नहलाना, आपको धुलाना, आपका मुंह धुलना, आपको सजाना, आपका बाल बनाना, आपको जूते पहनाना, आपको खाना खिलाना, वो सब काम तो माँ छोड़ ही देगी। तो यही सारी चीजें हुई कि बड़े होने के लिए प्रायः सभी क्षेत्रों में कहा जाता है बड़े होने के लिए। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी क्यों रहना चाहती, इसलिए रहना चाहती है कि वो चाहती है कि बस माँ का साथ मिला रहे, वो माँ के प्यार से वंचित नहीं रहना चाहती। तो इसीलिए वो चाहती है कि मैं छोटी ही बनी रहूं। बच्चों मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे के प्रश्नों को आपको समझाती हूँ। तो आगे के प्रश्नों में क्या कहा गया है वो सुनिए। अनुमान और कल्पना का प्रश्न है ये। इसमें जो प्रश्न
आपको करने लायक होंगे, आप सिर्फ वही करिए। मैं आपको सारे प्रश्न समझाती हूँ, लेकिन सारे प्रश्नों को आप कॉपी पर लिखें, ये आवश्यक नहीं है। इसमें से जो प्रश्न आपको लगे कि हाँ ये लिखने लायक है, आप उसको लिखिए, या मैं ऑनलाइन कक्षा में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से प्रश्न आप कॉपी पे लिखे। लेकिन आपको सभी प्रश्नों को आना चाहिए, इसलिए मैं उसको डिस्कस करके आपको समझा दे रही हूँ कि उन प्रश्नों में क्या लिखा जाएगा, ताकि अगर वो प्रश्न आए तो आप कर सकें। तो अनुमान और कल्पना का जो पहला प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? अनुमान लगाओ और अपने शिक्षक को सुनाओ। तो सुनाना तो बच्चों आपको चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है। तो कवि जो है वो माँ को किसी न किसी बहाने घर के बाहर ले जाना चाहता है, कि वो माँ जो दिन भर कामों में रहती है, माँ गोदी में बच्चे को लेकर, बच्चे को भी सुख मिलेगा और माँ को, माँ चंद्रमा दिखाने जाएगी, उसे बाहर ले जाएगी, उसके साथ लोरियां सुनेगा बच्चा, कहानी सुनेगा। इसीलिए वो भी चाहता है कि माँ उसके साथ थोड़ी देर के लिए बाहर भी निकले और उसके साथ घूमे खेले। तो बच्चे को माँ का साथ मिलेगा और माँ को बच्चे का साथ मिलेगा। इसीलिए कवि ऐसा चाहता है कि चंद्रोदय के बहाने से जो माँ है बच्चे को लेके घुमाए और बच्चे और माँ दोनों को इसका सुख मिले। मैं बढ़ती हूँ दूसरे प्रश्न की तरफ। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या करती होगी, कल्पना करके कहानी बनाओ। अब आप ये कहानी, आपका होमवर्क है, आप एक कहानी लिखिए, फिर आप वो कहानी मुझे सुनाइएगा, मैं सुनूंगी कि आपने कितनी सुंदर कहानी लिखी है। इस प्रश्न में बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, एक नन्हे बच्चे की कहानी आप खुद से लिखिए। फिर तीसरा प्रश्न है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमान के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, जरा सोचो फिर लिखो। तो माँ का अपना एक दिन कैसा होता है वो आपने देखा होगा कि सुबह उठने से लेके कैसे कैसे वो सारे एक एक काम को करती है, और रात होने तक वो क्या क्या करके बिस्तर पर आकर आपको लेके गोद में सोती है। उसको आप क्रमवार करके 10 पॉइंट बनाइए कि माँ बिस्तर से उठती है, भगवान की पूजा करती है, घर के लोगों के लिए चाय और नाश्ता बनाती है। इस तरह आप क्रम से रात तक की जो दिनचर्या है अपनी माँ से पूछिए और उसको 1 2 3 4 करके प्रश्नों के को 10 पॉइंट बना के उसका लिखिए। माँ की दिनचर्या, इसका टॉपिक डालिएगा, हेडिंग शीर्षक डालिएगा माँ की दिनचर्या, और माँ की दिनचर्या को आप 10 पॉइंट दीजिए। अब बच्चों मैं बढ़ती हूँ भाषा के प्रश्न की तरफ, और भाषा के प्रश्न में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। वो शब्द है स्नेह, प्रेम, निधन, निर्धन, ग्रह, गृह, धूल, राख, शांति, सन्नाटा, समान, सामान। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 2 शब्द दिए गए हैं, प्रायः वो शब्द जो होते हैं वो शब्द समान रूप से थोड़े मिलते जुलते से अर्थ देते हैं। तो स्नेह का मतलब होता है अपने छोटों से करने वाला प्यार, और प्रेम अपने बराबर वालों में होता है। तो इसको आप लिखेंगे कि जो स्नेह होता है वो हम अपने छोटे भाई बहनों से करते हैं, और जो प्रेम होता है वो अपने बराबर वालों से करते हैं। फिर है शांति। शांति का मतलब होता है सन्नाटा, चुप होना, और सन्नाटा का मतलब होता है डरावनी चुप्पी जिसको सुनकर भय लगे। निधन और निर्धन
निधन का मतलब होता मृत्यु और निर्धन का मतलब होता गरीब होना। ग्रह का आपका शब्द है ग्रह और गृह है, तो ग्रह तो नक्षत्रों को कहते हैं और गृह कहते हैं घर को। फिर है समान और सामान। समान का मतलब होता है तुलना या बराबरी, और सामान कहते हैं किसी भी वस्तु को। तो यहाँ पर मैंने आपको शब्द बता दिए, आप इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए और उनमें क्या फर्क है उसको आप वाक्य बनाकर मुझे समझा दीजिए कि कैसे समझ में आपको आता है। लेकिन आपको दोनों शब्दों के जो अलग अलग अर्थ हैं वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों जो कविता भाषा से जो दूसरा प्रश्न है वो शब्द हैं, मिलते जुलते से शब्द हैं कि जो आपस में विलोम हैं, ऐसे मिलते जुलते से विलोम शब्द हैं और उनका वाक्य बनाना है। जो शब्द हैं वो है भला बुरा, ऊपर नीचे, लाभ हानि, जीवन मरण, अपना पराया। ये आपस में विलोम शब्द हैं, एक दूसरे के उल्टा शब्द हैं, लेकिन आपको इसी रूप में इसको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो जैसे भला बुरा शब्द है तो आप इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि हमें अपना भला बुरा पता होना चाहिए, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। फिर ऊपर नीचे की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ तो ऊपर नीचे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। फिर हो सकता है लाभ हानि। लाभ हानि में आप कह सकते हैं व्यापार करने से पूर्व लाभ हानि पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए, तो ये लाभ हानि का वाक्य बन गया। फिर जीवन मरण, इसमें भी बना सकते हैं जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, या ऐसे लिख सकते हैं मनुष्य का जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, तो ये आपका वाक्य बन गया। इसके बाद है अपना पराया, तो आप इसका भी वाक्य बना सकते हैं कि संसार में सभी को बराबर समझना चाहिए, अपने पराये का भेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आपके हर एक वाक्य से एक शब्दों से जीवन मरण जो ये शब्द युग्म दिया, विलोम शब्द युग्म इसको कहते हैं। तो जो शब्दों के जोड़े बने हैं, युग्म मतलब जोड़ा, उनको आप वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए, हो जाएगा आपका काम। तो वाक्य प्रयोग तो बच्चों आपको आता होगा, क्योंकि आप कक्षा 6 तक पढ़कर आ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि वाक्य प्रयोग आप खुद से कर लेंगे और मैंने आपको वो चीजें समझा दी हैं। इसके बाद कुछ अन्य प्रश्न दिए हैं। अन्य प्रश्न में कुछ शब्द हैं, जैसे दिया है पकड़ पकड़ कर की तरह, नीचे लिखे शब्दों को पूरा करो और उनसे वाक्य बनाओ। इसमें बहुत सारे प्रश्न सिर्फ जो हैं वो वाक्य प्रयोग वाले हैं। तो बच्चों आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस बनाना सीखते हैं, तो हिंदी में भी बनाइए और इंग्लिश में भी सीखते हैं, तो इसमें भी बनाइए। फिर इसमें है छोड़ छोड़ कर। अब आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो भारत के लोग वहां से अपना सब कुछ छोड़ कर यहाँ आकर बस गए। बस बन गया ऐसे। तो ऐसे ही आपको सारे वाक्यों को वाक्य प्रयोग में बदलना है। फिर कर, तो मैं स्कूल जा रही थी और फिर कर माँ को पीछे घूम कर देखती भी जा रही थी, ऐसे बनाइए। पोंछ कर, मेरी काम वाली फर्श को पोंछ कर बिल्कुल चमका देती है, ऐसे ही वाक्य बनाना है बच्चों। तो शब्द मैंने 2-3 आपको उदाहरण के लिए समझा दिए और आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। तो इसके बाद जो शब्द हैं उनको भी सुन लीजिए। सुना कर, दिखा कर, बना कर, खिला कर, थमा कर, फिर कह कर,
ये सारे जो शब्द दिए हैं इन शब्दों को आप वाक्यों में परिवर्तित करें तो आपको वाक्य प्रयोग आएगा और वाक्य प्रयोग करने से भाषा का ज्ञान बढ़ता है। बच्चों, भाषा का ज्ञान आपका वाक्य प्रयोग करने से ही आता है। लिखना, शुद्ध व्याकरण के नियम, सारी चीज आप सीख जाएंगे। तो आप ऐसे ही करिए वाक्य प्रयोग ताकि आपको भाषा का अच्छा ज्ञान हो जाए। इसके बाद एक शब्द दिया है, समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखो। तो यहां पर है हाथ, सदा, मुख, माता और स्नेह। तो हाथ के दो पर्यायवाची आपको यहां लिखने हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ रब कर दे रही हूं ताकि आपको मैं लिखवा सकूं थोड़े से चीज को, उसको आप समझ जाएंगे। मैं थोड़ा रब कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है आपने इतना लिख भी लिया होगा इतनी देर में। और मैं उसी के साथ साथ यहाँ पर दो एक चीजों को लिख कर आपको समझा देती हूँ। जैसे शब्द दिया है बच्चों हाथ, अब यहाँ पर हाथ है तो हाथ के लिए आपको दो शब्द प्रयोग करने हैं। तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं? आप हस्त लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? कर लिख सकते हैं। दोनों का मतलब जो होता है हाथ ही होता है। फिर उसके बाद जो शब्द है वो है सदा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सदा है। सदा के लिए हम दो शब्द यहाँ लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं हमेशा, हमेशा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? सदैव, सदैव। तो हम सदा के लिए दो शब्द भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो शब्द दिया है वो है मुख। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये मुख मैं लिख रही हूं। मुख में आप इसका जो लिख सकते हैं, जो शब्द है उसमें लिख सकते हैं मुंह, और आनंद भी लिख सकते हैं। आनंद, आनंद का भी मतलब जो होता है मुख ही होता है। इसके बाद जो शब्द है वो है माता। माता का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द आप खुद जानते होंगे। जननी लिखिए, मां लिखिए, और भी आप बहुत सारे शब्द जानते होंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके बाद जो शब्द है, इसके बाद जो शब्द है वो है स्नेह। स्नेह का आप लिख सकते हैं प्रेम लिख सकते हैं, प्यार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ शब्द भी होते हैं जिनको पर्यायवाची शब्दों की तरह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और मैंने ये पाठ यहाँ पूरा कर दिया। और फिर मैं क्या, अब यहाँ पर ये पाठ पूर्ण हुआ, आप इसको अपनी कॉपी पे करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नए पाठ के साथ एक नए वीडियो में।